व्यक्ति है बी नाम का। हम्म। बी कौन है? उसका हस्बैंड है। हम्म। अब मान लो इन दोनों की शादी हुई। हम्म। अब बी ने डाइवोर्स दे दिया हम्म। और ए अपने इद्दत पीरियड में चली गई, हाँ। अलग रहने लग गई है ना इद्दत पीरियड हम्म। में। और इद्दत पीरियड के टाइम पे उसने एक चाइल्ड को बर्थ दिया। हम्म। अब ये बच्चा जो है ये लेजिटिमेट है या नहीं, यानी कि जायज है, वारिस किसी का है या नहीं, ये एक्नोलेज करने का काम कौन है? इसके हस्बैंड का। अगर उसके हस्बैंड ने बोल दिया कि हाँ ये बच्चा मेरा है, तो ये हस्बैंड का बच्चा हुआ। हम्म। तभी उसका लेजिटिमेसी माना जाता है कि हाँ ये जो बच्चा है ये इस हस्बैंड का है। या फिर ए और बी की जब तक शादी थी, उन हम्म। शादी के दौरान अगर किसी बच्चे का जन्म हो गया, तो ये माना जाता है कि बच्चा इसका है। तो दो केस में होता है कि जो डायरेक्ट अगर जो बच्चे का जन्म हो शादी के बीच में ही हो गया है, यानी कि शादी जब तक उनकी थी तब तक हो गया है, या फिर अगर डाइवोर्स के बाद हुआ है, मरने के बाद हुआ है, तो वो हस्बैंड या फिर उसकी फैमिली उसको एक्नोलेज कर ले, उसकी लेजिटिमेसी को। समझ में आ गया होगा, पर इसको पढ़ लेते हैं क्या होता है तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्नोलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी क्या है? एक्नोलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी जो है मुस्लिम लॉ के अंदर, पहले मेरा पेन कहाँ है? ओ मैंने कनेक्ट ही नहीं करा। चलिए, acknowledgement of legitimacy in Muslim law is an important concept concerning the right of the individual, particularly regarding the parentage and inheritance of the children। यानी कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है मुस्लिम लॉ के अंदर? फॉर द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, हर व्यक्ति के, प्रत्येक व्यक्ति के राइट्स निर्धारित करने के लिए पता होना चाहिए कि वो किसकी औलाद है, किसका बच्चा है, उसकी लेजिटिमेसी पता होना चाहिए। पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द पेरेंटेज, यानी कि उसके पेरेंट्स से संबंधित जो राइट उसको मिलते हैं वो, और उसके इनहेरिटेंस यानी कि उसकी पेरेंट्स से या उसकी जो पैतृक संपत्ति उसको मिलने वाली है उससे संबंधित जो अधिकार होते हैं, उन दोनों अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, चुनने के लिए उसकी लेजिटिमेसी का पता होना जरूरी है, उसका एक्नोलेजमेंट होना जरूरी है। ठीक है। इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस लेजिटिमेसी नोन एज नसब, यानी कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में लेजिटिमेसी को क्या बोलते हैं? नसब। और हिंदी में अपन क्या कहते हैं? वो जायज नाजायज जो होता है ना वो, इसमें क्या बोलते हैं? नसब। डिटरमाइन द राइटफुल लीनेज ऑफ द इंडिविजुअल, जिससे क्या लीनेज पता पड़ती है। लीनेज मतलब वो किसका वंशज है, ठीक है, किसका ब्लड है, किसका खून है, ये पता पड़ता है उससे। सिक्योरिंग देयर लीगल एंड सोशल राइट, जिससे क्या होते हैं? उसके लीगल और सोशल राइट्स भी सिक्योर होते हैं, सुनिश्चित हो जाते हैं कि हाँ व्यक्ति, इस व्यक्ति को जो अधिकार मिलेंगे वो अब इसके पिताजी से ही मिलेंगे, उसके पिताजी जो भी होंगे उनसे मिलेंगे, थर्ड पर्सन से नहीं मिलेंगे। इंक्लूडिंग इनहेरिटेंस, यानी कि उसको इनहेरिटेंस का राइट यानी कि प्रॉपर्टी का राइट मिलता है। मेंटेनेंस, यानी कि कौन उसका मेंटेनेंस, भरण पोषण कौन करेगा? उसके पिताजी करेंगे। वो सब चीजें से सिक्योर हो जाती है। दिस कॉन्सेप्ट इज विटल इन इंश्योरिंग दैट रिलेशनशिप्स such as a marriage, parent child are recognized under the Islamic law which regulates पर्सनल स्टेटस, इनहेरिटेंस, फैमिली रिलेशनशिप। इन्होंने बोला कि जिस तरह की जो कॉन्सेप्ट है लेजिटिमेसी का, ये क्या है? बहुत विटल है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए? उसके संबंध, उसके रिलेशनशिप निर्धारित करने के लिए किसी बच्चे के, ठीक है, वो मैरिज किससे कर सकता है, किससे नहीं कर सकता है, पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप दिखाने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अंदर? इस्लामिक लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो रिलेशनशिप, सीधी सी बात है, अगर उसका पता पड़े उसके पिताजी कौन है,
तो उसके बड़े पापा कौन है, दादाजी कौन है, चाचा कौन है, भाई कौन है, सब समझ में आ जाएगा। फिर मैरिज के लिए भी अपन को पता है कि अपने पिता की माँ से, पिता की पत्नी से, भाई की पत्नी से, इनसे शादी नहीं कर सकता। तो जब तक उसको यही पता नहीं पड़ेगा कि पिता कौन है, तब तक उसको ये कैसे पता पड़ेगा कि उसको शादी किससे नहीं करनी है। उसके बाद पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप के लिए सीधी सी बात है, पेरेंट का पता होना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। विच रेगुलेट, और क्या रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है उसका पर्सनल स्टेटस, कौन से खानदान का है, कौन सी जाति का है, कौन से समाज का है। इनहेरिटेंस वही प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध, ये सब रेगुलेट होते हैं। The acknowledgement of legitimacy ensure that the legal rights of the children and spouse are preserved in the Islamic societies। यानी कि किसी व्यक्ति के लेजिटिमेसी को एक्नॉलेज करने से क्या होता है, उसके लीगल राइट्स जो रहते हैं उस बच्चे के, उसके स्पाउसेस के, पति पत्नी वाले, वो सब प्रिजर्व रहते हैं। अब इसका मीनिंग भी लगभग एक जैसे ही वही है कि एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी से आप क्या समझते हो, रिफर टू द फॉर्मल रिकॉग्निशन। एक तरह से क्या है ये, फॉर्मल, एक औपचारिक रिकॉग्निशन है या फिर एक डिक्लेरेशन है। क्या है, दैट अ चाइल्ड इज बोर्न फ्रॉम अ लॉफुल यूनियन और दैट रिलेशनशिप इज लेजिटिमेट अंडर द लॉ। जिससे अपन डिक्लेरेशन करते हैं, रिकॉग्निशन करते हैं, क्या, जो चाइल्ड है जिसका जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, फ्रॉम अ लॉफुल यूनियन और दैट रिलेशनशिप इज लेजिटिमेट। यानी कि लॉफुल यूनियन किस लोगों का हुआ है, एक वाइफ और हस्बैंड का लॉफुल यूनियन से एक बच्चे का जन्म हुआ है ना। यानी कि कोई व्यक्ति अगर एक बार ये बोल देता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तो वो स्वीकार कर रहा है कि मेरा और मेरी पत्नी का एक संबंध है जिससे कि बच्चा पैदा हुआ है। यानी कि ये बच्चा ना, ठीक है, मेरे और किसी पत्नी, यानी कि मतलब सर आवाज कट गई। रिलेशनशिप है, उससे इस बच्चे का जन्म हुआ, जिसको भले मैंने अभी डिवोर्स दे रखा है, लेकिन जन्म मेरी पत्नी का ही है और मेरा ही बच्चा है। आपने क्या करा है, उस चीज को, उस यूनियन को लेजिटिमेट कर दिया है, उस रिलेशनशिप को लेजिटिमेट कर दिया, और रिश्ते को आपने लेजिटिमेट कर दिया है। सर आवाज कट गई थी। दिस एक्नॉलेजमेंट में बी आई, आवाज कट गई थी। व्हाट हैपेंड, नेटवर्क कहाँ इशू। से, नेटवर्क मेरे यहाँ मतलब कहाँ से समझ में नहीं आया, यही वाली लाइन बस। दिस एक्नॉलेज, ये यहाँ से, हाँ ये ठीक है। दिस एक्नॉलेजमेंट में कम फ्रॉम अ बायोलॉजिकल फादर। ये कौन कौन एक्नॉलेजमेंट कर सकता है इसका, उसका बायोलॉजिकल जो पिता है वो एक्नॉलेज कर सकता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, या फिर उसकी गार्जियन कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा, हमारा परिवार का खून है, या हमारा जो भी है हमारा है। स्पाउस यानी पति पत्नी भी कर सकते हैं, ठीक है। स्पाउस मतलब जैसे कि सपोज मान लो ये बच्चा है, तो ये तो ये बच्चा है, ये इसका पति पत्नी कहाँ से जाएंगे, लेकिन इसका फादर है, उसका स्पाउस यानी कि उसकी वाइफ कर सकती है। यानी ये मैं या तो ये कर सकती है, या फिर फादर की वाइफ, या फिर वाइफ का हस्बैंड, दोनों में से कोई भी कर सकता है, समझ गए। इन मुस्लिम लॉ दिस एक्नॉलेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर डिटरमाइन द चाइल्ड राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, सोशल स्टेटस, सेम रिपीट। लेजिटिमेसी इज टाइड टू नसाब, ठीक है, लीनियरेज से संबंधित है। लेजिटिमेसी का मतलब होता है नसाब, यानी कि लीनियरेज, यानी कि किसका वंशज है। विच इज क्रूशियल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस इन द इस्लाम, जो कि जरूरी है किस चीज़ के लिए, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्योंकि सीधी सी बात है कि जब तक पता नहीं पड़ेगा कि ये आदमी किसका बच्चा है, तो उसको किसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, उसके पिताजी की देनी है, लेकिन पिताजी नहीं पता पड़ेगा तो किसकी दे दोगे। उसके पिताजी की प्रॉपर्टी सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, इसलिए पता पड़ना चाहिए कि पिताजी के कितने बच्चे, कौन कौन है, कहाँ है। ठीक है। डेफिनेशन, अरे फिर वही बात। इन लीगल टर्म एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी रिफर टू द फॉर्मल डिक्लेरेशन बाय द पार्टी, टिपिकली फादर, रिकॉग्नाइज द चाइल्ड इज लेजिटिमेट डिसेंडेंट। एक्नॉलेजमेंट कैन बी मेड एदर वर्बली और इन राइटिंग। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। एक्नॉलेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, या तो वर्बली भी कर सकते हो, मुंह से बोल के भी कर सकते हो, या फिर लिखित में भी कर सकते हो, राइटिंग में भी कर सकते हो। अंडर इस्लामिक लॉ वंस द पैटर्निटी इज एक्नॉलेज, एक बार अगर किसी के बच्चे के पिताजी के बारे में पता चल गया, पैटर्निटी यानी पिताजी के संबंध में पता चल गए, द चाइल्ड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ द फादर्स लीनिएज एंड इज एंटाइटल्ड टू इनहेरिटेंस फ्रॉम द बोथ पेरेंट्स। यानी कि एक बार अगर किसी व्यक्ति के पिताजी की फैमिली के बारे में पता पड़ गया कि इसके पिताजी कौन है, कौन से किस वंश का है, तो उसके फादर के जो लीनिएज है वो रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। यानी कि उसके फिर दादा कौन होंगे, चाचा कौन होंगे, भाई कौन होंगे, वो सब रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और उसको फिर जो प्रॉपर्टी है वो अपने दोनों ही पेरेंट्स से उस हिसाब से मिलती है जिस फैमिली का वो होता है।
समझ गए? मुस्लिम लॉ एक्नॉलेज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एस्टेब्लिशिंग लेजिटिमेटी टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मुस्लिम लॉ एक्नॉलेज करता है, इस चीज को सुनिश्चित करता है, बताता है द इंपॉर्टेंस ऑफ एस्टेब्लिशिंग लेजिटिमेसी टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति का लेजिटिमेसी का पता होना जरूरी है। साथ में जो फैमिली रिलेशन है उनको मेंटेन करने के लिए उसके लेजिटिमेसी का पता होना जरूरी है। एंड इंश्योर दैट द इनहेरिटेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ द शरिया, यानी कि शरिया लॉ के हिसाब से जो प्रिंसिपल बने हुए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी पिताजी की कैसे कैसे बच्चों में बढ़ती है, तो उसके लिए उसका लेजिटिमेसी का पता होना जरूरी है। वो सेम बात है, एक ही एक रिपीट ही कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी इन द मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के अंदर लेजिटिमेसी का टाइप क्या है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे कि इन्होंने सब जगह पे क्या करा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग और डेफिनेशन तीनों अलग अलग दिए ना, तो अपना टाइम बचाने के लिए क्या करना, सीधा एक इंट्रोडक्शन देना 4 से 5 लाइन का और मीनिंग देना मेन, बस। उसके बाद सीधा मेन पॉइंट पे आ जाना, क्योंकि देखो इतना बड़ा आंसर आप लिख भी नहीं सकते एग्जाम में, और अपन को अलग अलग पॉइंट बना के फोकट एग्जाम में जो कॉपी चेक करने वाला व्यक्ति उसके भी दिमाग में क्यों फोकट वो करना, क्योंकि वो भी एक बात पढ़ेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। उससे अच्छा 2 पॉइंट लिखो, इंट्रोडक्शन, मीनिंग डायरेक्ट, या फिर मीनिंग की जगह उसको मीनिंग एंड डेफिनेशन कर दो। ठीक है सर। मीनिंग एंड डेफिनेशन एक ही में, और उसमें जो लिखना है लिख दो, तो वो समझ जाएगा कि हाँ मीनिंग और डेफिनेशन जो भी लिखा अपन ने इसमें लिखा है। ठीक है। टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी इन मुस्लिम लॉ, मुस्लिम लॉ के अंदर क्या क्या टाइप्स एंड लेजिटिमेसी है, मुस्लिम लॉ के अंदर किस किस तरीके से आप लेजिटिमेसी तय कर सकते हो। देयर आर 2 टाइप्स। पहला पेरेंटल लेजिटिमेसी, यानी कि नसब। दिस इज द प्राइमरी टाइप ऑफ लेजिटिमेसी कंसर्निंग द एक्नॉलेजमेंट ऑफ पेरेंटेज, यानी कि उसके माता पिता के बारे में अपन को पता करना है। इट रिफर टू रिकॉग्निशन ऑफ द चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट ऑफस्प्रिंग ऑफ अ फादर, यानी कि इससे क्या डिसाइड होता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है कि जो बच्चा है ये कौन से पिता का है, मतलब किसका है, उसके पिता के बारे में पता पड़ जाता है। एज थ्रू द बर्थ, चाहे वो बर्थ से पता पड़े, इन द लॉफुल मैरिज, यानी कि जिस भी पति पत्नी के बीच में शादी हुई थी उनकी शादी की वजह से जिसका बर्थ हुआ है उससे पता पड़े, या फिर थ्रू द एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब एक पिता खुद बता दे कि भैया हाँ ये मेरा बच्चा है, भले शादी नहीं हुई है। इन द केस ऑफ द चाइल्ड बोर्न विद इन द लॉफुल मैरिज, लेजिटिमेसी इज ऑटोमेटिक, यानी कि अगर मान लो कोई 2 लोग हैं, इन दोनों की अगर शादी हुई है और इनका बच्चा हुआ है तो वो तो अपने आप ही लेजिटिमेट हो गया, उसके लिए तो आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। However, in the case of outlaw of the wedlock, pregnancies or disputed paternity, the father's formal acknowledgement of the parents is necessary. यानी कि मान लो शादी टूटने के बाद या फिर शादी के पहले या फिर बिना शादी के अगर कोई बच्चा हुआ है तो वहाँ पर भी जो पिताजी हैं वो एक्नॉलेज करते हैं, उससे पता पड़ता है कि ये सर बच्चा ये किसका हाउएवर है। से समझ में नहीं आया। कहाँ से? हाउएवर से। हाउएवर मैं बोला है कि मान लो आउट ऑफ वेडलॉक, आउट ऑफ वेडलॉक मैंने आपको एक दिन और बताया था कि वेडलॉक मतलब क्या होता है, कि मान लो जो शादी का पीरियड है उसके बाद में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, तो उसका जन्म जो हो रहा है तो उसका पैटर्निटी पता करने के लिए, उसके पेरेंट्स पता करने के लिए आपको देखना पड़ता है कि भैया ये कौन है, तो वो कौन पता करेगा, उसका फादर कुछ एक्नॉलेजमेंट करेगा कि देखो ये जो बच्चा है शादी के बाद में हुआ है लेकिन ये बच्चा मेरा ही है। एक्नॉलेजमेंट कैसे? डीएनए के हिसाब से एक्नॉलेजमेंट करना भाई, एक्नॉलेजमेंट करना मतलब खुद स्वीकार करना। मतलब ऐसे फॉर्मली मुंह से बोलना या जब रिटन? डिवोर्स पढ़ा था ना उसमें हाँ। एक्नॉलेजमेंट करना मतलब खुद स्वीकार कर रहा हो कि हाँ ये मेरा है। नहीं मतलब ऐसे डीएनए और इस चीज़ की तो जरूरत नहीं है ना। नॉर्मल बोल के ठीक या है। लिख के यहाँ ये मेरा है बस। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, जैसे एक्नॉलेजमेंट पता है बहुत सारी चीज़ों का होता है, पेमेंट का भी होता है। सपोज तुमने मुझे उधार दिए और मैंने एक बार बोल दिया कि हाँ मुझे हर्ष ने उधार दिए, तो ये मैंने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट कर लिया, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। उसी तरीके से किसी से पूछा क्या है आपका बच्चा है, अगर वो स्वीकार कर ले कि हाँ मेरा बच्चा है तो उसने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट कर लिया। और सर जैसे किसी को पैसे दिए और फिर वो बाद में मुकर गया, मतलब अपने सामने तो बोल रहा है पर्सनली में और अपने पास कोई सबूत नहीं, एक मतलब एक्नॉलेज पर्सनली कर रहा हूँ, फिर कोर्ट में अपन ने केस लगाया तो वो मुकर गया, फिर क्या करना चाहिए? कुछ तो सबूत होगा, विटनेस वगैरह, ट्रांजेक्शन कुछ भी नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ऑनलाइन दिए थे पैसे, ऑफलाइन? अगर ऑनलाइन दिए तो उसका तो ट्रांजेक्शन होएगा है ना, उसमें तो सबूत आ जाएगा, पर अगर ऑफलाइन दिए फिर? ऑफलाइन दिए तो एक काम करो, अगर कुछ भी सबूत नहीं है, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं है, तो 2 झूठे गवाह लेके आओ। एक गवाह उसको लेके आओ जो ये बोलेगा कि हाँ इस बंदे ने, हर्ष ने मेरे सामने इसको पैसे दिए, मैं खुद वहाँ पे था, मैंने खुद ने देखा, इसको जरूरत थी, इसने मांगे थे और हर्ष ने दिए थे। और दूसरा गवाह ये लेके आओ
कि सपोज उस एग्जाम्पल के लिए उस आदमी का नाम है एक्स, है ना, जिसको तुमने पैसे दिए। तो दूसरा गवाह ये बोलेगा कि हाँ मैं एक बार एक्स से मिला था तो उसने मुझे बोला था कि मुझे हर्ष के पैसे लौटाने हैं। ये दो अलग अलग तरह के गवाह लेके आ जाओ, अच्छा। तो इससे अपन विटनेस भी प्रूफ कर देंगे और उस व्यक्ति का एडमिशन भी प्रूफ कर देंगे। समझ गए? समझ गया। पर वो ऐसा लेकिन कुछ बहुत सटीक करना पड़ता है क्योंकि उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में आदमी फंस जाएगा, इसलिए पूरी कहानी पहले पूरी तैयार करो, उसको एक एक आंसर बताओ कि देख तुझसे ये सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसको प्रिपेयर करके ले जाओ। पर उसमें सब गवाह ले जाना बहुत मुश्किल का है, वो गवाही बहुत हाँ में भरेगा। किसको दिए तुमने? नहीं, मैं दिमाग में से आया तो इसलिए पूछा। किसी को तो दे रखे हैं तुमने? नहीं, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। ऐसा कहने की बातें हैं भाई साहब, पैसे नहीं है। तुम खड़े खड़े भी कुछ भी कर सकते हो, अरे मैं कुछ नहीं कर सकता। पर खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। हाउएवर से तुम्हें समझ नहीं आया था। हाउएवर में लिखा है कि हाउएवर इन द केसेस आउट ऑफ वेडलॉक प्रेगनेंसी, अगर मान लो शादी के बाहर यानी कि बिना शादी के या शादी के बाद में अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होती है या उसको बच्चा होता है, या फिर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी यानी कि जहाँ पे पता ही नहीं है कि भैया बाप कौन है, तो वहाँ पे पिताजी का फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट यानी कि औपचारिक रूप से जो एक्नॉलेजमेंट होता है वही डिसाइड करता है कि चाइल्ड का पैटर्निटी कौन होगा, चाइल्ड के पिताजी कौन होंगे, चाइल्ड के लीनिएज कौन होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है साहब। उसके बाद मैरिज लेजिटिमेसी। मैरिज लेजिटिमेसी में क्या होता है? इन अ मैरिज इन इस्लाम इज डीम्ड टू लेजिटिमेट इफ इट इज कंटेंटेड अकॉर्डिंग टू शरिया प्रिंसिपल, यानी कि एक व्यक्ति की शादी की लेजिटिमेसी तय करनी है कि भैया शादी सही है कि नहीं, शादी अच्छी है कि नहीं, सही तरीके से हुई कि नहीं, तो वो अपन को पहले शरिया प्रिंसिपल देखना पड़ेगा कि भैया शरिया कानून से अगर शादी हुई है तो वो सही है, इंक्लूडिंग म्यूचुअल कंसेंट, दोनों की कंसेंट से होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ विटनेस से होना चाहिए, फॉर्मल मैरिज कॉन्ट्रैक्ट यानी कि निकाह होना चाहिए दोनों के बीच में। ये सब चीज़ अगर है तो उसकी मैरिज लेजिटिमेट मानी जाएगी। वंस अ मैरिज इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट, एक बार अगर मान लो शादी लेजिटिमेट है तो एनी चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम इट आज रिकॉग्नाइज एज लेजिटिमेट। अगर एक बार मान लो दो पति पत्नी है, दो नहीं मतलब एक ही पति पत्नी है, उनकी शादी हुई है तो उनके द्वारा जो भी बच्चे पैदा होंगे वो सब अपने आप लेजिटिमेट कहलाएंगे, उनके लिए अलग से कोई लेजिटिमेटी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। द स्पाउसेस आर ग्रांटेड राइट ऑफ इनहेरिटेंस, उनसे जो स्पाउसेस होंगे उनको इनहेरिटेंस का राइट मिलेगा, यानी कि अपनी पति की संपत्ति में अधिकार मिलेगा, मेंटेनेंस मिलेगा, सोशल रिकॉग्निशन मिलेगा, सामाजिक एक अच्छी नजर से देखेंगे कि हाँ ये पति नहीं है। किसको? चिल्ड्रन को मिलेगा? हैं? चिल्ड्रन को मिलेगा ना? किसको? चिल्ड्रन को, बच्चे को, बच्चे को, बच्चे को नहीं, स्पाउस 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 यानी कि जो पत्नी होगी, वाइफ, उसको। ठीक है। इनहेरिटेंस का लेजिटिमेसी क्या होती है? पहले तो देख लिया अपन ने माता पिता की, फिर देख ली शादी की, फिर देख ली इनहेरिटेंस की। इनहेरिटेंस इन इस्लामिक इज डायरेक्टली लिंक टू द लेजिटिमेसी, यानी कि लेजिटिमेसी से क्यों लिंक है कि जो व्यक्ति लेजिटिमेटी होगा, वारिस होगा, उसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो इस्लामिक लॉ में इनहेरिटेंस जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है लेजिटिमेसी से। अ लेजिटिमेट चाइल्ड हैज द राइट टू इनहेरिटेंस फ्रॉम बोथ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ, यानी कि अगर कोई लेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसको जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी कि प्रॉपर्टी का जो अधिकार है वो उसको दोनों ही पेरेंट्स से मिलता है, माता से भी मिलता है, पिताजी से भी मिलती है, तो दोनों की प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है। इफ द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज क्वेश्चन, यानी कि अगर मान लो यही क्वेश्चन में है कि जो बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं, वो डिस्प्यूटेड है, क्वेश्चन में है, तो चाइल्ड का इनहेरिटेंस राइट कैन बी सेवरली अफेक्टेड, उससे बच्चे का जो इनहेरिटेंस राइट है वो भी प्रभावित हो जाएगा, बच्चे को भी इनहेरिटेंस राइट नहीं मिलेंगे अगर यही नहीं पता है कि उसके माता पिता कौन है। समझ गए? मतलब किसी व्यक्ति को अगर इनहेरिटेंस राइट देना है तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि वो किसका है। कंडीशन फॉर द वैलिड एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लेजिटिमेसी, यानी कि कंडीशन पता करनी कि भैया वैलिड एक्नॉलेजमेंट कैसे करोगे, कैसे स्वीकार करोगे कि हाँ ये मेरा बच्चा है, हाँ हमारी शादी है, हमारी शादी में से हुआ बच्चा है, जो भी है आपको करना है तो कैसे करना है। फॉर द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लेजिटिमेसी टू बी वैलिड अंडर इस्लामिक लॉ सेवरल कंडीशन मस्ट बी मेट, यानी कि बहुत सारी कंडीशन है वो सारी मेट मिलना चाहिए। तो किस कंडीशन इंश्योर दैट एक्नॉलेजमेंट इज लीगली बाइंडिंग, यानी कि ये जो अगर आप कंडीशन फुलफिल कर लोगे तभी आपका एक्नॉलेजमेंट जो होगा वो लीगली बाइंडिंग होगा, यानी कि उसकी कानून की नज़र में वो बाध्य होगा। एंड इफेक्टिवली ग्रांट द चाइल्ड राइट एसोसिएटेड विद द लेजिटिमेसी, यानी कि अगर आपने लीगली कंडीशंस को फुलफिल करा तभी जो बच्चा है
उसको वो सारे अधिकार मिलेंगे जो कि एक लेजिटिमेट बच्चे को लेजिटिमेसी की वजह से मिलते हैं। पहला, वॉलंटरली एंड क्लियर स्टेटमेंट। वॉलंटरली मतलब खुद से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कोर्जन के, बिना किसी प्रेशर के दिया होना चाहिए। वॉलंटरली दिया होना चाहिए, क्लियरली दिया होना चाहिए, बिना स्पष्ट, बिल्कुल इसके द्वारा, फादर के द्वारा या फिर एनी पर्सन हु इज ऑथोराइज, जो कि एक्नॉलेज कर सकता है, यानी कि गार्जियन वगैरह। ठीक है, इट शुड बी मेड विदाउट कॉजन ऑफ प्रेशर। ठीक है, एंड द इंटेंट ऑफ द एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी एक्सप्रेस्ड, यानी कि जो इंटेंशन है एक्नॉलेजमेंट की कि हाँ मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरा बच्चा है, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसकी इंटेंशन देखनी चाहिए कि हाँ ये बच्चा स्वीकार रहा है। यूँ नहीं बोलना चाहिए कि हाँ यार अपना ही होगा यार, ये नहीं, क्लियर कि हाँ ये बच्चा मेरा ही है। या फिर यूँ भी नहीं हो सकता यार ऐसे तो अपने बहुत घूम रहे हैं, ये भी नहीं, क्लियर उसी बच्चे के बारे में कि हाँ ये फलाना बच्चा जो है ये मेरा है। ये अगर आप सोचा कि बच्चा आपका है, बोला हाँ होगा यार मेरे तो 3-4 घूम रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना। ऐसा बोलोगे तो फिर नहीं मानी जाएगी। क्लियर बोलो कि हाँ ये बच्चा जिसका तुम पूछ रहे हो ये मेरा बच्चा है। समझ गए? बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, वॉलंटरली खुद से, स्वयं से बोलने का। कॉम्पिटेंस, कौन व्यक्ति होगा जो एक्नॉलेज कर सकता है, उसकी क्या कॉम्पिटेंसी होना चाहिए? वो कौन होना चाहिए? लीगल कैपेसिटी होना चाहिए, उसकी लीगल कैपेसिटी होना चाहिए। दिस मीन्स इंडिविजुअल मस्ट बी साउंड माइंड, यानी कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसके दिमाग में साउंड बजना चाहिए। एडल्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 18 साल से। फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहरी किसी इन्फ्लुएंस से फ्री होना चाहिए, बाहरी किसी दबाव से फ्री होना चाहिए। इन केस द फादर एक्नॉलेजमेंट अ चाइल्ड, ही मस्ट बी मेंटली कॉम्पिटेंट एंड ऑफ अ लीगल एज टू एक्नॉलेज पैटर्निटी, यानी कि अगर मान लो कि पिता खुद अपने बच्चे को स्वीकार कर रहा है तो एक तो उसकी मेंटली वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, और उसकी लीगल एज जो है पैटर्निटी की वो होना चाहिए। लीगल एज जो होती है मतलब सीधी सी बात है कि भाई 18 साल से बड़ा होना चाहिए, छोटा हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। थर्ड, स्पेसिफिक रेफरेंस टू द लेजिटिमेसी। एक स्पेसिफिक रेफरेंस आपको देना है। एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी स्पेसिफिकली रिफर टू द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड। द स्टेटमेंट मस्ट क्लियरली रिकॉग्नाइज द चाइल्ड एज अ लेजिटिमेट डिसेंडेंट ऑफ द पर्सन मेकिंग द एक्नॉलेजमेंट। अ जनरल स्टेटमेंट विदाउट क्लियर रेफरेंस टू द लेजिटिमेसी मे नॉट बी सफिशिएंट, यानी कि आप जो लेजिटिमेसी का स्टेटमेंट दे रहे हो, डिक्लेरेशन कर रहे हो, एक्नॉलेजमेंट कर रहे हो, वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ मैं इसकी लेजिटिमेसी की बात कर रहा हूँ। यूँ नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो हमारे परिवार का बच्चा है, अरे हमारा तो ये, हमारा तो पहचान का, हमारा तो परिचित है, हमारा तो दोस्त है, हाँ हमारे ये नहीं। सीधा बोलना चाहिए कि हाँ ये मेरा बच्चा है, ये मैं इसका बाप हूँ, ये मेरा जायज़ बच्चा है। ठीक है, क्लियर रेफरेंस आपको देना चाहिए किसका? लेजिटिमेसी का, आपके वंशज होने का। ऐसा नहीं कि आप चलते फिरते कुछ भी बोल दो चल जाओ, ऐसा नहीं। क्लियर स्टेटमेंट देना है कि हाँ ये हमारा लेजिटिमेट डिसेंडेंट है, ये हमारा वारिस है, ऐसा कुछ भी आपको बोलना पड़ेगा। हाँ ठीक है, सर, सर इसके ऊपर वाला पॉइंट, इन केस फादर एक्नॉलेजमेंट मतलब फादर, कहाँ ये कहाँ सेकंड कहाँ कहाँ सेकंड पॉइंट में, इन द केस ऑफ अ फादर एक्नॉलेजिंग अ चाइल्ड हिम। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ तो फिर ही मस्ट बी मेंटली कॉम्पिटेंट, तो वो मेंटली मतलब साउंड माइंड नहीं होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए भाई। मेंटली कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट मतलब स्वस्थ। तो इसमें मेंटली अगर मैं कॉम्पिटेंट बोलूँ क्यों, है, मेंटली कॉम्पिटेंट क्यों आया? मेंटली कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो कैसे तू करेगा? मतलब वो पागल आदमी थोड़ी बोल सकता कि मेरा बच्चा है। मेंटली कॉम्पिटेंट मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो सही होना चाहिए। ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब जो व्यक्ति अपने निर्णय खुद ले सकता है, वैसा। मतलब एक फादर बोल रहा है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, तो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए ना वो, तभी तो बोल पाएगा। नहीं तो वो हर बात पड़ोसी के बच्चों को अपना बच्चा बता देगा। ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, और इसके ऊपर वाला सेकंड जो पॉइंट लिखा ना, उसी के उसकी जस्ट लास्ट लाइन, इंटेंट ऑफ क्या, कौन सी एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी एक्सप्लिसिट। मस्ट बी एक्सप्लिसिट का लिखा है? ये लास्ट, सबसे लास्ट लाइन फर्स्ट पॉइंट की। पढ़ो पढ़ो, एंड की बात से ना। हाँ, एंड द इंटेंट पढ़ो ऑफ एक्नॉलेजमेंट मस्ट बी एक्सप्लिसिट। क्या बताया था मैंने इंटेंशन वाला इसमें? इसमें क्या ना, कोर्स मतलब इसमें तो इट शुड बी मेड विदाउट कॉज ऑफ, कोई भी कोर्स अंडी इन्फ्लुएंस से डरा धमका इंटेंशन के के नहीं लिए क्या होना बोला था? चाहिए। इंटेंशन के लिए मैंने कुछ बोला था?
उसका कि जो मतलब बाप उसका किसी इंटेंट दिखना बच्चे को चाहिए। रिकॉग्नाइज कर रहा है तो उसका इंटेंशन ये होना चाहिए कि हाँ मैं इसी बच्चे को अपना बच्चा मान रहा हूँ। ऐसा नहीं चलते फिरते किसी को भी बोल दो कि हाँ ये मेरे तो ऐसे ही घूमते रहते हैं 4-5 दिन में से ये भी होगा, ये हाँ। नहीं। प्रॉपर आपका इंटेंशन होना चाहिए उसी बच्चे के बारे में, एक्सप्लिसिट मतलब क्लियर, बिल्कुल कोई उलझन नहीं, ठीक है। कोई इधर उधर की बातें नहीं, सीधा क्लियर इंटेंशन कि हाँ ये बच्चा मेरा बच्चा है, यही जिसकी तुम बात कर रहे हो, यही जिसका तुम पूछ रहे हो, हाँ। वही वाला बच्चा। ठीक है। आ जा। इंटेंशन शो होना चाहिए उसकी उसी चीज के लिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दे, चलते फिरते बोल दिया क्या हाँ ठीक है यार होगा अपना ही होगा देख लो, ये नहीं। क्लियर बोलना चाहिए इंटेंशन के साथ कि हाँ ये बच्चा मेरा है, ये मैं इसी बच्चे की बात कर रहा हूँ। समझ गए? यस सर। अब आ जाओ फोर्थ वाले पे। तुम पुराने वाले कहाँ पढ़ते रहते हो, इतनी फर्स्ट वाले भी थे मतलब अभी तुम। नहीं, वो फिर आप आगे बढ़ जाते हो, फिर वो समझता हूँ, फिर उसके बाद फिर मैं एक साल से फिर जब रुकता हूँ फिर जब पूछता हूँ। ऐसे मत करा करो, देखो जो फिर पॉइंट मैं तुम्हें पढ़ रहा हूँ वो मैं तुम्हें रीड भी करता हूँ और समझाता भी हूँ, तो मेरे साथ रीड भी कर लिया करो, समझ भी लिया करो। ऐसा करा करो, उससे क्या होता है कि गड़बड़ हो जाएगी। पहले आपने बोला था तुम पढ़ते रहो तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। अरे मतलब अलग से मत पढ़ो कि मैं चौथा वाला पढ़ रहा हूँ और तुम तीसरा वाला पढ़ रहे हो, ये मत अच्छा, करो। मैं ये अगर है। मैंने बोला कि फोर्थ वाला फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट तो आप यही पढ़ो। ठीक है। मैंने बोला एक्नॉलेजमेंट में भी वर्बल और रिटर्न, तो आपका दिमाग यहाँ होना चाहिए। अगर आप मैं ये पढ़ रहा हूँ और आपका दिमाग यहाँ है तो फिर खेल खत्म। ठीक है। एक्नॉलेजमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, वर्बल और रिटर्न होना चाहिए। मतलब उसका तरीका फॉर्म क्या होना चाहिए, वर्बल और रिटर्न का होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरीके से या तो बोल के दे दो या लिख के दे दो। वर्बल एक्नॉलेजमेंट इज ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड अंडर इस्लामिक लॉ, यानी कि इस्लामिक लॉ में वर्बल एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्ट किया जाता है। रिटर्न एक्नॉलेजमेंट में भी सर्व्स एज स्ट्रॉन्गर एविडेंस इन द केसेस ऑफ डिस्प्यूट स्पेशली इन द कोर्ट्स, यानी कि जब कोर्ट में कोई डिस्प्यूट होता है या फिर कोई बाहर कोई डिस्प्यूट वगैरह होती है जहाँ पे दिक्कत ही होती है, पता नहीं पड़ता कौन पिताजी है कौन नहीं है, तो वहाँ पे जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है वो बहुत अच्छा काम करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस की तरह रहता है। Written acknowledgement ensure that the recognition is documented and can be used to establish legal rights, यानी कि written acknowledgement ensure करता है that the recognition is documented, यानी कि जो recognition है वो आपने documented कर दिया है और उसको right establish करने के लिए किसी भी व्यक्ति के legal rights दिखाने के लिए यूज किया सकता है कि देखो ये मेरे पिताजी इन्होंने ऐसा लिख के दिया था तो इनके पिताजी की जितनी प्रॉपर्टी है मेरे को मिलना चाहिए। समझ गए? यस सर। उसके बाद फिफ्थ वाला absence of fraud और coercion, यानी कि किसी भी तरीके से फ्रॉड और कोर्जन के साथ नहीं होना चाहिए। जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा वो विदाउट फ्रॉड एंड कोर्जन होगा। इफ इट इज प्रूवन दैट द एक्नॉलेजमेंट वाज मेड फॉल्सली और अंडर द ड्यूरेस इट मे बी रेंडर्ड इनवैलिड। अगर मान लो ऐसा प्रूव हो गया कि जो एक्नॉलेजमेंट आपने किया है वो फॉल्सली किया है, गलत तरीके से झूठी चीजें दिखा के करा है, या फिर अंडर ड्यूरेस, ड्यूरेस मतलब दबाव में, किसी व्यक्ति पर दबाव में डालकर करवाया है, तो वो अपने आप इनवैलिड हो जाता है, वो एक्नॉलेजमेंट फिर मान्य नहीं होगा। समझ गए? हेलो, क्लास चल रही है। होना चाहिए प्रॉपर विटनेस इन केसेस वेयर द एक्नॉलेजमेंट इज मेड पब्लिकली और इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेस इट मस्ट बी विटनेस बाय द कॉम्पिटेंट एंड क्रेडिबल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी एक्नॉलेजमेंट आप कर रहे हो चाहे ओरल करो या विटनेस रिटर्न करो वो पब्लिकली होना चाहिए, मतलब लोगों के सामने होना चाहिए, विटनेस के सामने होना चाहिए। विटनेस मतलब कुछ भी 4-5 लोगों के सामने होना चाहिए, और जो विटनेस जिनके लोगों के सामने आप बोल रहे हो वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए एंड क्रेडिबल इंडिविजुअल, यानी कि विश्वास पात्र लोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप तुम्हारी 2-4 लोग उठा के लिया और उनके सामने कुछ भी बोल दिया। प्रॉपर आपके घर के, आपके बड़े होना चाहिए, आपके समाज के, आपके आस पड़ोस के समझदार बड़े लोग होना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल के बच्चों के सामने एक्सेप्ट कर लिया, नहीं, कॉम्पिटेंट लोगों के सामने एक्सेप्ट करो। इस्लामिक लॉ में रिक्वायर्ड 2 मुस्लिम्स विटनेस टू कंफर्म द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि इस्लामिक लॉ क्लियरली क्या बोलते हैं कि कम से कम विटनेस के तौर पे 2 मुस्लिम लोग होना चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलर इन द फॉर्मल प्रोसीडिंग। समझ गए? यस सर। इसके बाद इसमें केस लॉज हैं। केस लॉज 3-4 कितने हैं, 2 हैं। पहला है मोहम्मद आरिफ वर्सेस एमएसटिम शबनम, ठीक है, देख लेते क्या है इसका। इन दिस केस द इशू वाज वेदर द चाइल्ड वाज बोर्न आउटसाइड द लॉफुल मैरिज कुड बी एक्नॉलेज्ड एज अ लेजिटिमेट बाय फादर। द कोर्ट रूल्ड दैट द फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय द फादर either verbal or written was sufficient to establish the legitimate of the child in the Muslim law. This case emphasizes the importance of the father acknowledgement of paternity confer the legitimate upon the child even if born outside the wedlock। इन्होंने बोला है इसको, इसमें
प्रश्न उठा है कि कोई बच्चे का जन्म अगर शादी के बाहर होता है, शादी के बाहर मतलब वही तलाक के बाद, पिता के मरने के बाद, या फिर बिना शादी के अगर कोई बच्चा होता है, तो उसका क्या एक्नॉलेजमेंट एक फादर कर सकता है एज ए लेजिटिमेट चाइल्ड? कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये क्वेश्चन इस केस में आया। तो कोर्ट ने बोला कि कोई भी फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट अगर कोई फादर करता है, जो कि वर्बल हो या रिटर्न हो, वो सफिशिएंट होगा टू स्टेब्लिश द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि एक बच्चे की लेजिटिमेसी को स्टेब्लिश करने के लिए एक फादर के द्वारा वर्बल या रिटर्न किसी भी तरीके से एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट सही होगा अंडर द मुस्लिम लॉ। दिस केस इम्पेसाइज, इस केस ने क्या बोला कि फादर के जो एक्नॉलेजमेंट की जो पैटर्निटी डिसाइड करने की जो चीज़ है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पेसाइज किया, बहुत ज़्यादा मदद मिली है इस केस से। अब जो है शादी के बाहर, यानी कि आउटसाइड द वेडलॉक, यानी कि शादी के बाहर भी अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा जिसका जन्म होता है, उसके पिता अगर वर्बली या रिटर्न किसी भी तरीके से फॉर्मली एक्नॉलेजमेंट कर लेते हैं, तो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। पहला केस। दूसरा केस जरीना बेगम वर्सेस सैयद इब्राहिम, 2012 का केस है। दिस केस डील्ड विद द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम रिलेशनशिप where a formal marriage contract nikah was not executed. Okay, the court ruled that the father's acknowledgement of the children as his biological offspring, even without a formal marriage, was sufficient for establishing their legitimacy under Islamic law. The ruling underscored the idea that verbal acknowledgement could establish the legitimacy of children in cases of the informal relationship. यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो, एक बच्चे का जन्म हुआ है, और वो बच्चे का जन्म जब हुआ है, तो वो जो पति पत्नी थे, लड़का लड़की थे, उनकी प्रॉपर शादी नहीं हुई थी, प्रॉपर निकाह एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। तो कोर्ट ने बोला कि अगर मान लो कोई फादर है, वो एक्नोलेज कर लेता है क्या कि द चिल्ड्रन इज इज बायोलॉजिकल ऑफस्प्रिंग, वो स्वीकार कर लेता है कि ये जो बच्चा है इसका बायोलॉजिकल फादर मैं ही हूँ, यही मेरा वारिस है, इवन विदाउट द फॉर्मल मैरिज, बिना शादी किए इस चीज़ को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें लेजिटिमेसी जो है वो सफिशिएंटली स्टेब्लिश हो जाती है अंडर इस्लामिक लॉ। ठीक है, इस केस में बोला गया, तो कौन सा, जरीना बेगम वर्सेस सैयद इब्राहिम, 2012 केस। इस केस में आखिरी की 2 लाइन में लिखा है कि जो रूलिंग इस केस में, ये जो केस में डिसाइड हुआ है, वो क्या करता है, अंडर स्कोर कर देता है आइडिया ऑफ वर्बल एक्नॉलेजमेंट कुड एस्टैब्लिश द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन इन द केस ऑफ द इनफॉर्मल रिलेशनशिप, यानी कि इस चीज़ को ये बताता है, इस चीज़ को और ज़्यादा महत्व देता है कि अगर आप इनफॉर्मल रिलेशनशिप में, यानी कि बिना शादी के रिलेशनशिप में भी अगर मान लो लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को वर्बल एक्नॉलेजमेंट भी दे देते हो, तो वो भी काम करेगा, वो भी प्रॉपर लेजिटिमेसी स्टेब्लिश कर देगा। फिर अपना शाहबानो का केस 1985 का। although this case primarily focused on the maintenance of the, हाँ ये तो मेंटेनेंस का केस है, of the divorced Muslim women, it had significant implication for the recognition of children's legitimacy. The case demonstrated how Muslim personal law treats issues related to marital legitimacy and the social and legal rights of the children born with a valid marriage. It reinforced the idea that the children born from the valid marriage have a right to maintenance and the inheritance under the Islamic law. इसमें उन्होंने वही बात लिखा है कि देखो भाई साहब, ये जो केस है शाहबानो का, ये मेंटेनेंस राइट्स के लिए, डिवोर्स वुमेन के लिए, लेकिन फिर भी इस केस में चिल्ड्रंस की लेजिटिमेसी के बारे में भी बात हुई है। वो क्या बात हुई है इस केस में, ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, ऐसा बताया गया है कि किस तरीके से एक मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो मैरिटल लेजिटिमेसी, यानी कि एक शादी की लेजिटिमेसी को डिसाइड करता है, कैसे सोशल और लीगल राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस जो कि बोर्न हुए फ्रॉम द वैलिड मैरिज, अगर मतलब एक वैलिड मैरिज में से जो भी चिल्ड्रन बोर्न हुए हैं, उनके सोशल और लीगल राइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है मुस्लिम लॉ में, वो इस केस में डिस्कस हुआ है। इट रीइंफोर्स, इस केस में बताया गया है दैट द चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम अ वैलिड मैरिज हैव अ राइट टू मेंटेनेंस एंड इनहेरिटेंस अंडर मुस्लिम इस्लामिक लॉ, यानी कि अगर एक सही शादी में से अगर बच्चों का जन्म हुआ है, तो उनको इनहेरिटेंस और मेंटेनेंस राइट भी मिलेंगे अंडर द इस्लामिक लॉ। ठीक है, यस सर। फिर आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन बोलता है द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लेजिटिमेसी इन द मुस्लिम लॉ प्लेज अ पिवटल रोल इन एस्टैब्लिशिंग द लीगल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। वही सिंपल सी बात कि जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी क्या है, पिवटल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑफ द लीगल राइट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसके, इंडिविजुअल को, पार्टिकुलरली चिल्ड्रन से संबंधित। किन किन चीज़ों की, इनहेरिटेंस राइट, सोशल स्टेटस, फैमिली रिकॉग्निशन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है कौन, लेजिटिमेसी का एक्नॉलेजमेंट। इन इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस लेजिटिमेसी इज क्लोजली टाइड टू द रिकॉग्निशन ऑफ चाइल्ड पेरेंटेज, यानी कि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस में ये माना जाता है कि अगर एक बार किसी की लेजिटिमेसी पता पड़ गई, तो मतलब उस चाइल्ड के पेरेंट्स के बारे में पता पड़ गया। एंड वन द लेजिटिमेसी एक्नॉलेज, यानी कि एक बार किसी की लेजिटिमेसी को एक्नॉलेज कर लिया गया है, तो चाइल्ड गेन फुल राइट्स अंडर द शरिया लॉ। एक बार अगर मतलब बच्चे का पिता का एक्नॉलेजमेंट हो गया है, तो फिर उस बच्चे को पूरे राइट्स मिलेंगे शरिया लॉ के अंडर। फॉर एन एक्नॉलेजमेंट टू बी वैलिड, एक एक्नॉलेजमेंट को वैलिड होने के लिए क्या क्या चीज़, सेवरल की कंडीशन मस्ट बी मेट, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, वॉलंटरली होना चाहिए, क्लियर स्टेटमेंट होना चाहिए, कम्पिटेंट पर्सन होना चाहिए,
स्पेसिफिक रेफरेंस टू लेजिटिमेसी, यानी कि जो आप बात कर रहे हो, स्टेटमेंट दे रहे हो, वो लेजिटिमेसी से संबंधित होना चाहिए, उसका रेफरेंस लेजिटिमेसी का होना चाहिए। लीगल केसेस सच एस मोहम्मद आरिफ वर्सेस शबनम, जरीना बेगम, सैयद इब्राहिम, इन केसेस में क्लेरिफाइड किया गया है कि किन किन कंडीशन के थ्रू आप लेजिटिमेसी को एक्नॉलेजमेंट कर सकते हो एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट, यानी कि एप्लीकेशन अगर आप कैसे कैसे करना है वो तो इजी, साथ में अगर एक बार आपने एक्नॉलेजमेंट कर दिया तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होंगे, उसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे लॉ में, वो भी आपको इस केस में देखने को मिल चुका है। In conclusion, the acknowledgement of the legitimacy serves as the fundamental aspect of the ensuring justice and fairness in the matter of the family law, inheritance and personal rights under Islamic law. It underscores the significance of the maintaining social order and safeguarding the rights of the individual, particularly children, within the legal framework of the Muslim societies. वही किसी भी बातें वापस ने रिपीट कर दी है कि जो लेजिटिमेसी का एक्नॉलेजमेंट अगर आप कर लेते हो तो वो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल एस्पेक्ट है किस चीज़ के लिए, जस्टिस के लिए, न्याय करने के लिए, फेयरनेस के लिए। फैमिली लॉ में अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको न्याय करना है, जस्टिस करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि भैया वो लेजिटिमेट है या नहीं है। उसके इनहेरिटेंस राइट्स के लिए, उसके पर्सनल राइट्स के लिए ये उसका एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी होना चाहिए। इट अंडरस्कोर द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जरूरी है। सेफगार्डिंग द राइट ऑफ इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के राइट को सिक्योर करके रखता है, कोई व्यक्ति लेजिटिमेसी की एक्नॉलेजमेंट हो जाता है तो, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन से संबंधित वही डिसिबिटी बातें। विद इन द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम समाज के लीगल फ्रेमवर्क में किसी भी व्यक्ति के एक्नॉलेजमेंट होने की वजह से उसके राइट्स और उसके जो भी सेफ गार्ड है वो मेंटेन होते हैं। समझ गए भाई? यस सर। ये हो गया आपका एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेजिटिमेसी। इसके बाद अपन को पढ़ना है शॉर्ट नोट मर्ज उल मौत। ओ माय गॉड, मौत के बारे में बता रहे हैं भाई साहब। चलो 5 मिनट का 2 मिनट ब्रेक लेंगे ना, 5 मिनट का खाली, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। पानी आ जाए।